के वनडे में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज हम डिस्कस करने जाएंगे पेपर नंबर 108 108 नंबर पेपर। बच्चों ये पेपर इंपॉर्टेंट है और नंबर बहुत शुभ है। मेरे गुरुदेव मुनि श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज 108 नंबर से ही जाने जाते हैं और 108 नंबर तो एम्बुलेंस में भी लगा देता है भैया, सीधा लगाओ एम्बुलेंस आएगी। इंपॉर्टेंट नंबर 100, इसका मतलब पेपर भी बढ़िया होगा, ऐसा मान के चलते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन आइटम इज अबाउट -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट इज। आपको मिलता है 30 सेकेंड्स का समय। आसान प्रॉब्लम, शुरू हो जाइए। अब देखिए बच्चों इसका सॉल्यूशन। हमें पता है जो टोटल एनर्जी होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी के बराबर मैग्नीट्यूड में, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का हाफ होता है। और टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दोनों नेगेटिव होती है, दोनों नेगेटिव होती है तो बात ही खत्म हो गई। मतलब 2 टाइम्स टोटल एनर्जी विल गिव यू पोटेंशियल एनर्जी। तो आंसर होगा 6.8 विद अ नेगेटिव साइन, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। द स्पेक्ट्रम ऑफ एन ऑयल फ्लेम इज एन एग्जांपल फॉर। आपको मिलता है 30 सेकेंड्स का समय। शुरू हो जाइए तेजी के साथ। अब देखते हैं बच्चों सॉल्यूशन। याद रखना जो ऑयल फ्लेम होती है उसके अंदर सारी वेवलेंथ निकलती है। अगर सारी वेवलेंथ निकल रही है, क्यों? क्योंकि आपको जलता हुआ दिख रहा है, वो इमिटोरी लाइट इमिटोरी है, वहां से वेवलेंथ इमिटोरी, तभी तो आपको दिख रही है। ये कौन सा एमिशन है? ये है हमारा एमिशन स्पेक्ट्रम है बच्चों, ठीक है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी लाइट आई तो क्या होता है ना कि डेंस एयर हो या गैसेस हो तो उनमें क्या होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखा जाता है। लेकिन फ्लेम वगैरह में, इन सब में जहां पर पूरा पूरा मुझे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ही मिलेगा। द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3। Two homogeneous spheres A and B of mass m and 2m having radii 2a and a respectively are placed in touch. The distance of center of mass from first sphere will be। देखते हैं अब आपको मिलता है बच्चों 45 सेकेंड्स का समय। शुरू हो जाइए तेजी के साथ। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हमें क्या गिवन है, हमें एक मास m है और दूसरा मास कितना है 2m है, राइट। इसका रेडियस 2a है और उसका रेडियस a है, ठीक बात। इसका मास m है, इसका मास डबल है, ठीक है, लेकिन इसका रेडियस छोटा है और उसका रेडियस बड़ा है। अब वो पूछ रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बताओ। बच्चों आसान प्रॉब्लम है। देखो करना क्या होता है, ऑपोजिट मास यहां से अगर निकालना है मुझे तो ऑपोजिट मास इनटू टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2a + a 3a।
डिवाइडेड बाय सम ऑफ मास। तो m से m कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, द करेक्ट आंसर विल बी 2a। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 4। व्हेन अ न्यू uranium 238 nucleus originally at rest decays by emitting an alpha particle, say with speed v, the recoil speed of the residual nucleus is। आपको मिलता है 45 सेकेंड्स का समय, शुरू हो जाइए तेजी के साथ। तो आइए बच्चों देखते हैं इसका सोल्यूशन। यहां पर 238 मास है, ठीक है, इनिशियली 238, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि एक अल्फा पार्टिकल मतलब 4m मास निकल गया, है ना। अल्फा पार्टिकल मतलब क्या, हीलियम न्यूक्लियस 2He4, याद है ना सबको, बहुत बढ़िया। अब वो निकल गया इधर। हमेशा याद रखना इस तरह के क्वेश्चन में बच्चों सीधा सीधा मोमेंटम कंजर्वेशन लगता है, बस खेला खत्म। अब ये इधर जाएगा तो क्या जो 234 बचा है वो इधर जाएगा विद स्पीड v डैश। m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2। आंसर आपका नेगेटिव आएगा, क्यों? क्योंकि ये वाला पार्टिकल लेफ्ट डायरेक्शन में जाएगा। द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5। द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल डिस्क्राइबिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आसान सवाल, 30 सेकेंड्स, मुट्ठी बना दो, तीतर सवाल, शुरू जाइए 30 सेकेंड्स फास्ट। अब देखते हैं बच्चों सोल्यूशन। देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन गिवन है, इसका मतलब स्पीड चेंज नहीं हो रही है, तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है अगर, तो एक्सेलरेशन हमेशा टुवर्ड सेंटर होगा, द एंगल विल बी 90 डिग्री। द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6। एट मैग्नेटिक फोर्स द एंगल ऑफ डिप इज। आपको मिलता है 30 सेकेंड्स का समय, 73 सवाल, शुरू हो जाइए फास्ट। फिर से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बच्चों, इसका आंसर होगा 90 डिग्री, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। A DNL cell is balanced at 125 centimeter length of potentiometer wire. Then the cell is circuited by a resistance of 2 ohm. The balance length is obtained at 100 centimeter. The internal resistance of the DNL cell will be। दोस्तों डायरेक्ट फॉर्मूला, आपको मिलता है 45 सेकेंड्स का समय, शुरू हो जाइए तेजी के साथ। अब देखते हैं बच्चों सोल्यूशन। हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू 1 minus L2 by L1, where L2 is a shorter length and L1 is the longer length। ध्यान से देखना, ये हो जाएगा R कितना है 2
इंटू 1 माइनस 100/125 कितना हो गया 25/100। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 25/100 कितना हो गया 25×3=50 ये आ गया 1/2। द करेक्ट आंसर विल बी 0.5 ओम डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 bulb B1 and bulb B2 are connected across 250 volt. What is the potential drop across B2? आपको मिलता है 1 मिनट का समय। शुरू हो जाइए तेजी के साथ। अब देखते हैं बच्चों इसका सोल्यूशन। देखिए B1 B2 बल्ब हमें गिवन है, तो बल्ब का क्या होता है रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है, तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, क्या V²/R पावर होता है, तो V²/वॉट क्या आपको रेजिस्टेंस देगा। तो ध्यान से देखना ये हो जाएगा 250 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100, 25 × 25 625, मेरा आंसर आ गया 625 ओम। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100, तो कितना हो जाएगा 200 × 200 400, तो ये हो जाएगा 400 ओम। ठीक है, अब दोनों के रेजिस्टेंस आ गए। रेजिस्टेंस आ गए आपको, अब क्या निकालना, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस B2 निकालना है। तो सबसे पहले काम करो इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल लो, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 1025 करेक्ट। तो करंट निकल जाएगी, करंट कितना आएगी V = IR, I V बाय आर कितना आ जाएगा 600 400 1000 1025। ठीक बात, बहुत बढ़िया, आसान आसान आसान। अब देखो जैसे ही मुझे पता पड़ा सीरीज में करंट क्या होती है, तो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा V = I × R। इसके अक्रॉस निकालना चाहिए, रेजिस्टेंस लेंगे, आ जाएगा 250 डिवाइडेड बाय 1025 × 400। द करेक्ट आंसर विल बी 98 वोल्ट, राइट, सी ऑप्शन। Question number 9. 3 identical charges are kept in 3 vertices of square. If force acting between Q1 and Q2 is F12 and Q1 and Q3 is F13, then F13 by F12 will be। आपको मिलता है 1 मिनट का समय। शुरू हो जाइए तेजी के साथ। अब देखते हैं बच्चों उसका सोल्यूशन। हमेशा याद रखना डिस्टेंस पे और चार्ज के मैग्नीट्यूड पे दोनों पे डिपेंड करता है। तो आपको ये मान लो क्यू 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 क्यू। अब देखो ये 1 2 3 है, ये मान लो 3, ये मान लो 2, ये मान लो 1। आपको ये डिस्टेंस दिखेगी √2a और ये डिस्टेंस दिखेगी a। वो क्या बोलते हैं 1 3 के बीच में, तो ये जाएगा k q1 q2 मतलब q² लिख दो डायरेक्ट बाय √2a द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय k q² बाय a स्क्वायर।
तो मेरा आंसर सीधा आ गया है, सब कोड कट जाएगा, बचेगा 1/2। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, नेचर ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ अ पॉइंट चार्जेस। तीसरा सवाल 30 सेकेंड्स फास्ट। अब देखते हैं बच्चों उसका सोल्यूशन। हमें पता है अगर पॉइंट चार्ज होता है तो ऐसे ऐसे बनता है ये कौन, इक्विपोटेंशियल सरफेस, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके जाती है परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, in a series LCR circuit the current is maximum when the impedance is equals to। तीसरा सवाल आसान, आपको मिलता है 30 सेकेंड्स का समय, शुरू हो जाइए फास्ट। अब देखते हैं सोल्यूशन। हमें पता है रेजोनेंस की कंडीशन में जब एक्सएल एक्सी बराबर होते हैं, या मैं बोलूं जब इंपीडेंस इक्वल्स टू √r² होता है या r के बराबर होता है, तब करंट होती है मैक्सिमम। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, एट टाइम t equal to 0 voltage of an AC generator starts from 0 volt and becomes 2 volt at t equal to 1/100 pi seconds. The voltage keeps on increasing up to 100 volt, after which it starts to decrease. Find the frequency of the generator. आपको मिलता है 1 मिनट का समय, शुरू हो जाइए बच्चों तेजी के साथ। तो आइए बच्चों देखते हैं इसका सोल्यूशन। अगर मैं एसी की कोई भी इक्वेशन लिखूं तो v इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी फॉर्मेट आता है, आपको पता है साइन कॉस साइनसॉइडल वेव होती है ना। अब वो बोल रहे हैं मैक्सिमम जो पोटेंशियल है वो 100 है, तो यहां पर लिख दिया मैंने 100 इंटू साइन इंटू ओमेगा, मुझे पता नहीं टाइम, वो बोल रहे हैं एट टाइम t इक्वल टू 1/100 पाई सेकेंड्स, वोल्टेज हो गया 2, मतलब वोल्टेज की वैल्यू हो गई 2, ये हो गया 100/1/100 पाई, तो ये हो जाएगा 1/100 पाई, राइट। अब यहां से तो फ्रीक्वेंसी निकालना मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन अगर मैं अप्रोक्सीमेशन लगा लूं, देखो साइन थीटा के 2/100 के बराबर, राइट। तो आपको दिख रहा होगा कि 2/100 बहुत छोटी वैल्यू, इसका मतलब जो एंगल बहुत छोटा होगा, तो बाय यूजिंग स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन आई कैन राइट साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, मतलब क्या 100 बाय ओमेगा बाय 100 पाई इक्वल्स टू 2/100 लिख दूं, राइट। ऐसा मेरे को मानना पड़ेगा स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि दिख रहा है आपको बहुत छोटा है, 0.03 तो बहुत छोटी वैल्यू है। चलो तो यहां पे आ जाएगा 2 पाई इज इक्वल्स टू ओमेगा, ओमेगा क्या होता है 2 पाई इंटू एफ, 2 पाई ने 2 पाई को मार दिया, फ्रीक्वेंसी आ गई मेरी 1। द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन 1 हर्ट्ज। नेक्स्ट, the gravitational force acts on a particle due to
फिक्स द यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, नेग्लेक्ट अदर फोर्सेस देन पार्टिकल। आपको मिलता है 30 सेकंड्स का समय। तीसरा सवाल शुरू हो जाइए। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। बच्चों, जो फोर्सेस लगता है वो रेडियल फोर्स होता है। रेडियल मतलब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लगती है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा रेडियल फोर्स है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी एंड इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर ऑल्सो। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। Assuming the mass of the earth to be 10 times the mass of the Mars, its radius to be twice the radius of the Mars, and the acceleration due to gravity on the earth's surface is 10, then the acceleration due to gravity on surface of the Mars is given by। आपको मिलता है 1 मिनट का समय। शुरू हो जाइए बच्चों तेजी के साथ। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। हमें पता है G इज इक्वल्स टू कैपिटल G इंटू कैपिटल M बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अब हम मास का निकालते हैं। एक्सेलरेशन ऑन मास इज इक्वल्स टू कैपिटल G मास ऑफ द मास डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द मास द होल स्क्वायर। अब रेशियो ले लो दोनों का, खच खच। तो देखो मास ऑफ द मास कितना जाएगा हमने 10 टाइम्स, तो अर्थ को लिख देता हूं मैं 10 टाइम्स मास ऑफ द मास। और रेडियस कितनी दे रखी है? रेडियस दे रखी है 2 टाइम्स, मतलब 2 स्क्वायर क्या 4। तो ये देखो जी एम बाय आर स्क्वायर, ये मास रेडियस रेडियस कैंसिल हो जाएगा, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, जी कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 10/4 इज इक्वल्स टू जी बाय एक्सेलरेशन। तो आपकी एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ द मार्स आ गई 10 से 10 कैंसिल। द करेक्ट आंसर विल बी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सी ऑप्शन। Question number 15. A uniform copper rod of length 50 centimeter is insulated on the sides and has its end exposed to ice and steam respectively. If there is a layer of water 1 mm thickness at each end, the temperature gradient in degree centigrade per meter in the bar is, assume that the thermal conductivity of copper is 400 watt per meter per Kelvin and water is 0.4 watt per meter per Kelvin। आपको मिलता है 1 मिनट का समय। शुरू हो जाइए बच्चों तेजी के साथ। चलिए आइए अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। हमें एक रॉड गिवन है और इस रॉड में के वैल्यू गिवन है 100
आसपास क्या है, पानी, जिसका के वैल्यू गिवन है 0.4, ठीक है। लेंथ दे रखी है, सब कुछ दे रखा है। अब वो पूछ रहे हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। सबसे पहले बच्चों टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है, किसी भी चीज का ग्रेडियंट वो क्वांटिटी डिवाइडेड बाय लेंथ होता है, दिस कॉल्ड एज ग्रेडियंट। इसका मतलब मैंने क्या मान लिया, मैंने यहाँ पे मान लिया टेम्परेचर T1, यहाँ पे मान लिया टेम्परेचर T2, वो मुझसे पूछ रहे हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट, बेसिकली ये टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ, लेंथ मतलब ये मीटर में, ठीक। ये मुझसे पूछा जा रहा है, दिस इज कॉल्ड एज टेम्परेचर ग्रेडियंट, जी बोल दो, कुछ भी बोल दो इसको, ठीक है। ये पूछा है, मतलब मेरा मेन एम क्या है, मेरे को T1 और T2 निकालना है। क्लियर? अब देखो कैसे निकालनी है। हमें एक चीज पता है, यहां पर जितनी हीट फ्लो होगी, क्या उतनी हीट यहां भी फ्लो होगी, उतनी हीट हर जगह फ्लो होगी, सीरीज में है ये सब। मतलब dq बाई dt सब जगह क्या है, सेम, बस यही कॉन्सेप्ट है, खेल खत्म। लेकिन बच्चे कैलकुलेशंस में गलती मत कर देना। यहां पे देखो, ये हो जाएगा k1 इंटू a इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाय x या डेल्टा x, आप कुछ भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब ध्यान से देखो क्या कितना है, ये है 0.4 इंटू एरिया, ए मान लो, क्योंकि सबका एरिया सेम ही होगा तो बढ़ जाएगा वो तो, इंटू टेम्परेचर डिफरेंस, बड़ा माइनस छोटा, हमेशा याद रखना। तो ये जाएगा 100 माइनस T1 डिवाइडेड बाय लेंथ, कितनी है 1 mm, इज इक्वल्स टू यहां से यहां। अब ध्यान से देखो, ये हो जाएगा इक्वल टू k, दैट इज 400 इंटू a इंटू T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये डिवाइड बाय 100 हो गया, इक्वल टू 0.4 k इंटू, यहां पे देखो k इंटू a इंटू T2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1 mm। अब आपको करना क्या है, बेस्ट मेथड तो ये होती है कि आप ये तीन इक्वेशन, दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, तीनों एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। तो आप पहले इन दोनों को इक्वल कर दो, फर्स्ट वन और लास्ट वन टर्म को। जैसे ही दोनों को इक्वेट करोगे, आपको एक रिलेशन निकल जाएगा बच्चों T1 T2 में। जैसे ही आपको T1 T2 में रिलेशन आ गया, खेल खत्म, यहां पुट कर दो, आंसर आ गया, आया समझ, ठीक है। म्यूचुअली सॉल्व करना है, आपका आएगा आंसर 40, ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, a Carnot engine takes 300 calories of heat from source at 500 Kelvin and rejects 150 calorie of heat to the sink. The temperature of the sink will be, आपको मिलता है 45 सेकंड्स का समय, शुरू हो जाइए तेजी के साथ। अब देखते हैं बच्चों इसका सोल्यूशन। देखो दो चीज पता है हमको, इफिशियंसी क्या होती है 1 माइनस T2 बाई T1, और ये होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं Q2 माइनस Q1 माइनस Q2, सप्लाइड माइनस रिजेक्टेड डिवाइडेड बाय सप्लाइड। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम 1 माइनस Q2 बाई Q1। अब आप ध्यान से देखो, डायरेक्ट इक्वेट कर दो इसको और इसको, बहुत आसान हो जाता है अगर आप सीधा कॉन्सेप्ट लगाते हो, दिमाग लगाते हो। तो आप क्या डायरेक्ट कैसे लिख सकते हो, T2 बाई T1 इज इक्वल्स टू Q2 बाई Q1। Q2 क्या है, रिजेक्टेड, Q1 क्या है, सप्लाइड, याद रखना, ठीक बात। अब ध्यान से देखो कितनी बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं टेक्स, वो पूछ रहे टेम्परेचर ऑफ द सिंक, सिंक पूछ रहे हैं मतलब T2 पूछ रहे हैं, टेम्परेचर ऑफ द सोर्स है 500, Q2 की वैल्यू कितनी है, Q2 की वैल्यू गिवन है हमें 150, रिजेक्ट्स 150 हीट, 150 हीट, और सप्लाइड कितनी है, सप्लाइड है 300, राइट। अब आप सब कुछ कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा 2, आंसर आ गया हमारा T2 250 केल्विन। बच्चों हमेशा आंसर आता है केल्विन में। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द प्रेशर एंड डेंसिटी ऑफ अ डायटोमिक गैस changes from P rho to P dash rho dash during an adiabatic process. Rho dash by rho is equals to 30, then P dash by P will be। आपको मिलता है 1 मिनट का समय, शुरू हो जाइए तेजी के साथ।
अब देखते हैं इसका बच्चों सोल्यूशन। हमें पता है कि पी वी टू दी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है, लेकिन यहाँ पे डेंसिटी दे रखा है, तो क्या मैं ऐसे लिख दूं P1 by P2, ध्यान से देखना बच्चों, इज इक्वल्स टू V2 by V1 टू द पावर गामा, राइट। इसी को मैं ऐसा लिख सकता हूं डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो क्या इसको लिख दूं ρ1 by ρ2 टू द पावर गामा, उल्टा होगा रिलेशन, ठीक है। अब ध्यान से देखना, हमें क्या गिवन है, हमें ρ2 by ρ1 गिवन है, रो डैश ρ2 मैंने फाइनल मान लिया, ठीक है। तो ρ2 यहां पे कितना आएगा 2 आएगा ना, ये ρ2 by ρ1 की वैल्यू कितनी है 32 गिवन है। अब देखो ये हो जाएगा ρ2 by ρ1 क्या 1 by 32 गिवन है, 1 by 32 क्या गामा कितना होता है बच्चों, गामा होता है डायटोमिक 7 by 5 इक्वल्स टू P1 by P2। ध्यान से देखो ये हो जाएगा 1 by 2 to the power 5 into 7 by 5, 5 से 5 कैंसिल, 1 by 2 to the power 7 कितना हो गया 64 दूनी 128, 128 ये जगह P1 by P2। अब वो मुझसे क्या पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं फाइनल प्रेशर बाय इनिशियल प्रेशर, इसका मतलब P2 by P1। द करेक्ट आंसर इज 128, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द करंट लूप PQRS due to a long current carrying conductor will be if the current flow in the loop is clockwise। आपको मिलता है 1 मिनट का समय, आसान प्रॉब्लम, शुरू हो जाइए तेजी के साथ। चलिए बच्चों देखते हैं इसका सोल्यूशन। यहां पर वायर गिवन है अपने को इनफाइनाइट, ठीक है। अब बहुत बार अपन इस तरह के प्रॉब्लम कर चुके हैं, आपको पता है नेट फोर्स अट्रैक्टिंग टाइप का लगेगा, क्योंकि इसके ऊपर फोर्स इधर लगेगा, इसके ऊपर इधर लगेगा, तो नेट फोर्स अट्रैक्टिंग लगेगा। दूसरा क्वेश्चन आ चुका है नेट टॉर्क का, नेट टॉर्क 0 होता है, ठीक है। ऊपर वाले पे फोर्स 0 नहीं होता बेटा, क्योंकि आपको पता है ऊपर वाले पे फोर्स वेरिएबल होता है ना, ये सब चीजें अपन डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, है ऐसे ऐसे याद रखना बच्चों, है ना। अच्छा, इसका मतलब ये वाला फोर्स माइनस ये वाला फोर्स, बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स, क्या नेट अट्रैक्टिंग फोर्स होता है। बहुत बढ़िया, अब ध्यान से देखो, तो ये क्या मैं लिख दूं नेट फोर्स इक्वल्स टू F1 माइनस F2। मुझे पता है वेक्टर फॉर्मूला ऐड करना चाहिए, लेकिन हमें डायरेक्शन का ज्ञान है तो हम डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं, ठीक बात। ध्यान देखो, अब ये हो जाएगा म्यू नॉट बाय 2 पाई इंटू आई बाय आर, ये तो मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है। ध्यान से देखना, आसान है, इंटू आई एल, बी आई एल, आई कौन सा करंट जो इसमें फ्लो हो रहा है, आई, ये मान लो ये I1 बोल दिया मैंने और ये I0 बोल दिया, ठीक है, इनटू L, L किसका, इसी की लेंथ। अब देखो ध्यान से, सिर्फ सब चीज कांस्टेंट है, सिर्फ R वेरिएबल है, क्योंकि यहां पर डिस्टेंस अलग है और यहां पर डिस्टेंस अलग है, तो एक काम करो उसको कॉमन निकाल लो और ये जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2, बस खेल खत्म बच्चों। चलिए अब यहां पे वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई होता तो 10 टू द पावर -7 लिखता, तो एक काम करता हूं उसको लिखता हूं 2 × 10 टू द पावर -7। I1 I2 गिवन है, एक है 30 एक है 20 एम्पियर, है ना, इनटू लेंथ कितनी, लेंथ किसकी लेते हैं बेटा, वायर की, ये वाले वायर की, तो ये जाएगा 10 सेंटीमीटर, राइट। 1/R1 पहला कितना डिस्टेंस है 2, बाद में कितना होगा 10 + 2 12, ये जाएगा 2 - 1/12 इनटू 1/100, ये क्योंकि सेंटीमीटर में डिस्टेंस गिवन है। बस जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन 5 × 10 टू द पावर -4 न्यूटन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, a short bar magnet placed with its axis at 30 degree with a uniform external magnetic field of 0.25 Tesla experiences the torque of magnitude equals to 4.2 × 10 to the power -2 Joule. What is the magnitude of magnetic moment of the magnet? आपका समय शुरू होता है 45 सेकेंड्स का, तेजी के साथ सॉल्व कर दीजिए।
अब देखते हैं बच्चों, टॉर्क इक्वल्स टू एम क्रॉस बी होता है, मतलब एम बी साइन थीटा होता है। एंगल कितना गिवन है? 30 डिग्री गिवन है, राइट। क्या पूछ रहे हैं बच्चों? मैग्नेटिक मोमेंट एम पूछ रहे हैं, टॉर्क गिवन है, टॉर्क कितना है? 4.5 इंटू 10⁻⁻²। एम मैग्नेटिक फील्ड कितनी? 0.25 और 30 डिग्री साइन 30 डिग्री 1/2। जैसे आपको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा 0.36। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20। Blood is flowing at a rate of 100 centimeter cube per second in a capillary of cross-sectional area 0.25 meter square. The velocity of the flow will be। आसान प्रॉब्लम, आपको मिलता है 45 सेकंड्स का समय, शुरू हो जाइए। अब देखते हैं बच्चों इसका सॉल्यूशन। हमें पता है q डैश रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इज इक्वल्स टू एरिया इनटू वेलोसिटी, a1 v1 इक्वल्स टू a2 v2, याद है? बस वही होता है। ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर क्यूब, मीटर में कन्वर्ट कर दो तो हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, मीटर में जैसे ही रखूंगा इसको जाएगा 10⁻⁻² का होल क्यूब इज इक्वल्स टू एरिया कितना है? 0.25 मतलब 1/4 इंटू वेलोसिटी। बस आपकी वेलोसिटी आ गई। अब आपको वेलोसिटी का पुट करना बच्चों, वैसे तो मीटर में आएगा आंसर, लेकिन ऑप्शन आपको सारे एमएम में दे रखे, तो आपको एमएम में रखना पड़ेगा। इधर देखो ध्यान से, जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे 4 का इधर, तो ये सारे तो 0 0 है ना, मतलब आंसर आएगा 4 समथिंग। सिंपल, देखो कैलकुलेशन, कुछ भी नहीं करना है। ऑप्शन देखो, डी ऑप्शन, द करेक्ट आंसर विल बी 0.4 mm। ठीक है, अगर आपको आपके कॉन्सेप्ट पे भरोसा है तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है बच्चों, ये चीज ध्यान रखना। जीरो, नंबर ऑफ जीरोस कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन देखो, खेल खत्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। A helicopter is flying horizontally at an altitude of 2 km with a speed of 100 meter per second. A packet is dropped from it. The horizontal distance between the point where the packet is dropped and the point where it hits the ground will be। आपको मिलता है 1 मिनट का समय, शुरू हो जाइए बच्चों तेजी के साथ। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो हमने ऐसा क्वेश्चन कर रखा है, अगर मैं किसी बॉल को h हाइट से हॉरिजॉन्टली फेंकूं तो वो यहां आगे गिरती है। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, बेसिकली जब आप प्लेन में बैठ के किसी पैकेट को ड्रॉप कर रहे हो तो यू एक्चुअली आर नॉट ड्रॉपिंग इट, पहले भी समझा चुका हूं। अगर आप मूव कर रहे हो और आप किसी चीज को ड्रॉप कर रहे हो तो बेसिकली यू आर थ्रोइंग द सेम पार्टिकल विद सेम वेलोसिटी एज यू आर हैविंग एट दैट इंस्टेंट। इसका मतलब अगर मैं 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा हूं और मैंने किसी को ड्रॉप कर दिया तो वो पार्टिकल को मैंने ड्रॉप नहीं किया है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट से मैंने उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो किया है बच्चों। ये चीज क्लियर? अब देखो हमें डेटा गिवन है 100 मीटर पर सेकंड से मैंने पार्टिकल को थ्रो कर दिया इधर। ठीक है, एरोप्लेन में नहीं, मैं तो मान रहा हूं हाइट, कहां पे खड़ा हूं? टावर पे खड़ा होकर फेंक रहा हूं पार्टिकल को। डिस्टेंस कितनी? 2 किलोमीटर, मतलब 2000 मीटर। ठीक, अब आपको एक रिलेशन पता है, y इक्वल्स टू हाफ g x स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। याद है बच्चों ये रिलेशन?
ठीक है, बस खेल खत्म। y वैल्यू हमारी 2000 है, ये जाएगी 2000 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 10 इंटू x कितना, यही तो निकालना है हमें, x निकालना है, कितनी दूर जाएगा करेगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाय u स्क्वायर, u कितना है 100 स्क्वायर, 100 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से आपको आ जाएगा यहां पे 2 इंटू 2, क्या बच्चों 4 हो जाएगा, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे आपको दिखेगा ये जाएगा 4, 0 से 0 कैंसिल, 400 इंटू 100 का होल स्क्वायर, इसको लिख दूं 20 का होल स्क्वायर, 20 का स्क्वायर इंटू 100 का स्क्वायर, इसको लिख दूं 2000 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। द करेक्ट आंसर विल बी 2000 मीटर और 2 किलोमीटर, ए ऑप्शन। Question number 22. Two blocks are in contact on a frictionless table. One has mass small m and other 2m. A force F is applied on 2m as shown in the figure. Next, the same force F is applied from the right on m. In the two cases, respectively, the ratio of the contact force between the two blocks will be. आसान प्रॉब्लम, कैलकुलेशन से थोड़े बढ़िया। आपको मिलता है 1 मिनट 15 सेकंड का समय, शुरू हो जाइए तेजी के साथ। चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। हमें गिवन है कि एक बार आप लेफ्ट में फोर्स लगा रहे हो और एक बार आप इधर फोर्स लगा रहे हो, राइट। एक बार लेफ्ट में फोर्स लगा रहे हो, एक बार राइट में फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। वो बोल रहे हैं रेशियो बता है ना नॉर्मल का। नॉर्मल कब लगेगा बच्चों? इन दोनों के बीच में। ये वाला जो नॉर्मल है, ये वाला, इस नॉर्मल की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक बात, ध्यान से देखो। तो स्टैंडर्ड मेथड, आसान सवाल, सबसे पहले एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालो या एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम निकालो। एक ही बात है, एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी निकाल दूंगा मैं अगर, तो एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी का नेट एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, ठीक है। उसके बाद क्या करना होता है आपको? उसके बाद आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, हमेशा नॉर्मल एक ऐसा फोर्स होता है जो बॉडी की सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट पे लगता है, सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है और बॉडी की तरफ लगता है। इट इज ऑलवेज कंप्रेसिव इन नेचर। इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस बॉडी पे कितना फोर्स लगेगा, तो इस बॉडी पे लगेगा इधर और इस बॉडी पे लगेगा इधर। हमेशा याद रखना, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज कंप्रेसिव इन नेचर। वो बॉडी को दबाने की कोशिश करता है, तो डायरेक्शन आपको डायरेक्ट क्लियर हो जाएगी, कभी गलती नहीं करोगे। ध्यान से देखो, तो जाएगा 2m। अब आपको पता है यहाँ पे कितने फोर्स लग रहे हैं, यहाँ पे F और N, ठीक है। तो आप एक काम कर सकते हो बच्चों, आप या तो यहाँ फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, लेकिन यहाँ बना लो। यहाँ बनाओगे ज्यादा इजी होगा, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर से वेट की फोर्स है। अब एक्सेलरेशन इधर है टुवर्ड्स लेफ्ट, एक्सेलरेशन कितना है? इतना। तो जाएगा नेट फोर्स बाय मास इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। तो जाएगा n की वैल्यू होगी 2m इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज F by 3m। आया समझ में? आसान। अब देखो, यही मेथड में केस 1 में लगा दो, सिंपल। यहां जाएगा, सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालोगे। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? नेट फोर्स बाय टोटल मास, लेकिन ये एक्सेलरेशन टुवर्ड्स राइट है। अब ध्यान से देखो, अब मैं छोटे वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं। इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा? टुवर्ड्स द बॉडी, कंप्रेसिव इन नेचर। याद आया बच्चों? हाँ, ये N1 है और ये N2 है। अलग अलग करने के लिए नाम बोल दो, N1 N2 कोई फर्क नहीं पड़ता, P1 P2 कुछ भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखो, एक्सेलरेशन F by 3m है, तो नेट फोर्स बाय मास क्या एक्सेलरेशन के बराबर होगा? F by 3 है। तो N1 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? ये आ गई मेरे पास 3f, और यहां पे कितनी आ गई? 2 by 3f, और यहां पे हो जाएगा 1 by 3f, f by 3, सॉरी, f by 3।
यहाँ पे कितना रहा f/3 और यहाँ पे कितना रहा 2f/3। अब वो n/n2 का रेशियो पूछ रहे हैं। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी 1:2। क्लियर है बच्चों, आया समझ में? चलो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सभी को सही आंसर करना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, द नेट फोर्स एक्टिंग इज नॉट जीरो ऑन। आपको मिलता है 30 सेकेंड्स का समय। तीसरा सवाल शुरू हो जाइए तेजी के साथ। अब देखते हैं बच्चों इसका सॉल्यूशन। द करेक्ट आंसर विल बी अ रिटार्डिंग ट्रेन। रिटार्डिंग का क्या मतलब? एक्सेलरेशन होगा। अगर एक्सेलरेशन होगा, भले नेगेटिव हो या पॉजिटिव, एक्सेलरेशन है। और अगर एक्सेलरेशन है तो न्यूटन भैया बोलते हैं कि एक्सेलरेशन विल टेल यू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है उसी डायरेक्शन में नेट फोर्स होता है। इसका मतलब इस केस में ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप यू एंजॉयड। Keep learning, keep supporting the channel. Physics, fun day. Physics, fun day.